नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। विपक्षी एकता के सूत्रधार नीतीश कुमार के बिछाए जाल में क्या पीएम मोदी फंस चुके हैं और जिस तरह से सीएम नीतीश ने जाल बिछाया है उसमें फंसकर क्या अब बीजेपी छटपटा रही है। उसे ये लग रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उसकी सीट की संख्या 303 से घटकर 100 पर सिमट जाएगी। क्या पीएम मोदी को इस बात का डर सताने लगा है? इसीलिए बीजेपी तमाम तरह के हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दी है। आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे और हर रोज़ की तरह हमारे साथ आरएडी न्यूज़ के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार जी हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं। हेमंत जी, क्या बीजेपी पीएम मोदी सीएम नीतीश के बिछाए जाल में फंस चुके हैं? हाँ, बिल्कुल। मैं ये मानता हूँ कि वो कुछ वैसा ही सीन बन रहा है, क्योंकि ये जो कहा जा रहा था कि विपक्षियों की एकता नहीं होगी, नीतीश कुमार को कोई मानेगा नहीं, बहुत ही अविश्वसनीय वो सहयोगी हैं, ये इन तमाम बातों का जवाब ये है कि नीतीश कुमार ने जिस विपक्षी एकता की शुरुआत की थी, जिसका आगाज़ किया था, वो अब धीरे धीरे कदम ताल करते हुए अपने मंजिल की ओर बढ़ रहा है। पटना वाली बैठक, उसके बाद बेंगलुरु की बैठक, उसके बाद अब मुंबई में जो बैठक होने वाली है, तो इसके पीछे निश्चित रूप से नीतीश कुमार ही सूत्रधार रहे हैं। और उन्होंने ये पटना की बैठक से पहले उन राज्यों में घूम करके उन लोगों से संपर्क किया जो अपने अपने राज्यों की राजनीति को, देश की राजनीति को प्रभावित करने वाले लोग हैं, उन लोगों से मिले। उसमें मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, ऐसे तमाम नाम थे और सब लोग पावरफुल लोग माने जाते हैं अपने क्षेत्र के। ऐसे तमाम लोगों को उन्होंने जोड़ा और ये सब आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट सबके सहमति से ये हो रहा था। तो आज की जो स्थिति है उसमें ये है जो कि बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि नीतीश कुमार पर कोई भरोसा नहीं करेगा, विपक्ष को जुटाना बहुत मुश्किल है, विपक्ष के लोग जुटेंगे नहीं, कांग्रेस को कोई मानेगा नहीं। ये इन तमाम आशंकाओं को एक तरह से अभी जो स्थिति है उसको धता बताया है विपक्ष के लोगों ने। और ये जो स्थिति बनी है उसी का नतीजा है कि आप देखें कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यह कह रहे थे संसद में छाती ठोक कर, एक अकेला सब पर भारी, यही अंदाज था उनका कि एक अकेला सब पर भारी। और उसके बाद उनकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उन्होंने कहा था कि इस देश में तमाम क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाएंगी और रह जाएगी तो बीजेपी, क्योंकि हमारे पास विचार है, सिद्धांत है और संगठन है। मैं उन्हीं की बात कोट कर रहा हूँ। तो ये जो वो कह रहे थे, आज क्या है? आज ये है कि विपक्ष की एकता जब मजबूत होने लगी, विपक्ष जब जुटने लगा, पहली बैठक के बाद दूसरी बैठक होने लगी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को अपनी एकजुटता की याद आई और उस एनडीए की याद आई जिस एनडीए का नाम लोग भूल चुके थे। और नीतीश कुमार ने तो कहा कि 1999 में एनडीए बना और हम लोग जब तक थे जब तक अटल और आडवाणी थे तब तक एनडीए की मीटिंग भी होती थी, लेकिन उसके बाद से तो कोई इनके आने के बाद से तो कोई एनडीए की मीटिंग हुई नहीं है। तो उस एनडीए की याद आई और अचानक 38 दलों को बुलाया गया। जिस दिन उधर बेंगलुरु में बैठक हो रही थी उसी दिन इन्होंने दिल्ली में बैठक की। तो यह क्या मजबूरी है कि जो एक अकेला सब पर भारी वाला व्यक्ति जो था, एक अकेला सब पर भारी का नारा देने वाला जो व्यक्ति था, जो ये समझिए कि उलगुलान करने वाला व्यक्ति था, उसको ये 38 कंधों का सहारा अब लेना पड़ रहा है। 38 कंधों पर सवार होना पड़ रहा है एक अकेला सब पर भारी वाला व्यक्ति। तो ये कहावत लगता है लगभग उल्टा होते जा रहा है कि उनका वजन जो है सब पर भारी पड़ जा रहा है, वो उनके वजन के नीचे बाकी लोग दबे जा रहे हैं। बाकी जो उनके सहयोगी हैं वो क्योंकि वो जिन सहयोगियों को लेकर के आए हैं तो वो सहयोगी उसमें ऐसे बहुत सारे गुमनाम लोग हैं, बहुत सारे नामधारी लोग हैं, यानी कि सिर्फ नामधारी, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका प्रभाव महज एक लोकसभा
संसदीय क्षेत्र में। हाँ, एक विधानसभा क्षेत्र वाले भी लोग कर लीजिए, उसमें विधायकों और सांसदों की बात अगर छोड़ भी दी जाए तो ऐसे लोग भी हैं जिनकी राजनीतिक सक्रियता भी कहीं नहीं दिखती है, ऐसे लोग भी हैं। तो बहरहाल हम ये बात कर रहे थे कि आखिरकार क्या वजह है कि मोदी जी को अचानक ये एनडीए की याद आई, अचानक ये 38 पार्टियों को जुटाना पड़ गया। तो ये कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार की ये रणनीतिक जीत है कि मोदी जी को, एक सर्वशक्तिमान विश्व गुरु को उन्होंने बाध्य कर दिया अपने सहयोगियों को याद करने के लिए। वो अपने सहयोगी को याद कर रहे हैं, ये बड़ी बात है, क्योंकि वो तो याद नहीं कर रहे थे। और मैं पीछे ले जाऊं तो 2019 का वह मंजर याद कीजिए कि जब मोदी जी शपथ ले रहे थे और शर्त क्या बांध दी गई कि किसी पार्टी से सिर्फ एक ही व्यक्ति मंत्री बनेगा, 2 सीट किसी को नहीं मिलेगी। और यही इसी शर्त पर उस पहला जो शपथ ग्रहण हुआ उसमें जेडीयू से कोई मंत्री नहीं बना था। बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश कुमार बीच में से उठकर चले आए थे शपथ ग्रहण समारोह से। जी जी जी। और जबकि आरसीपी उसकी तैयारी कर रहे थे कि मैं मंत्री बन जाऊं इसमें। जी जी, आरसीपी सिंह और ललन सिंह के नाम आ रहे थे। हाँ, लेकिन हुआ कि नहीं, एक ही व्यक्ति बनेगा और उसमें आरसीपी तैयार भी थे बनने के लिए। ये खबर सीएम नीतीश ने मना कर दिया था, जिसकी वजह से चर्चा हुई थी इसकी। हाँ, नहीं बने। और दूसरी बार वो अपने मन से बने, जैसा कि कहा जाता है, क्योंकि ये बाद में खुलासा हुआ इसका कि नीतीश कुमार की असहमति के बावजूद वो जाकर के मंत्री बन गए। तो खैर ये तो अलग विषय है। विषय ये है कि वह मंजर भी आप याद कीजिए कि सहयोगियों की क्या गत बना दी थी मोदी जी ने कि नहीं, 16 सांसदों वाली पार्टी को क्या किया उन्होंने, कहा कि नहीं, एक व्यक्ति से ज़्यादा नहीं मिलेगा, 1 सीट से ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। और नीतीश कुमार को बीच शपथ ग्रहण समारोह से उठ करके आना पड़ा। बीच से आ गए, पूरी दुनिया ने देखा था, वो बीच से उठ करके आ गए थे। तो यह दुर्दशा उन्होंने अपने सहयोगी की थी और आज उन्हीं सहयोगियों की इनको जरूरत पड़ी है। एक सहयोगी ऐसा जो 3 साल से सड़क पर टहल रहा था, चिराग पासवान, जिनको घर से निकाला गया, जिनकी पार्टी टूटी, जिनकी पार्टी के एक सांसद दूसरी तरफ चले गए, उनका एक विधायक जो जीत करके आया वो भी उनको छोड़कर चला गया। वो अचानक उस व्यक्ति को भी बुला लिया गया और उनसे भी गले मिला गया और ऐसे लगा जैसे 2 बिछड़े हुए भाई मिल रहे हैं। तो यह नीतीश कुमार की रणनीति का ही, या विपक्षी दलों की रणनीति का ही नतीजा है कि मोदी जी को आज बाध्य होना पड़ा है अपने सहयोगियों को याद करने के लिए। तो जो आप कह रहे हैं कि क्या मोदी जी, बीजेपी नीतीश कुमार के बिछाए जाल में फंस गई है, तो हाँ, बीजेपी नीतीश कुमार के बिछाए जाल में फंस गई है। मोदी जी नीतीश कुमार के बिछाए जाल में फंस गए हैं। याद कीजिए वह दिन भी आप याद कीजिए कि पटना में जब सीपीआई-एमएल का राष्ट्रीय महाधिवेशन चल रहा था और उसमें जब उसके ओपन सेशन में जब गैर बीजेपी तमाम दलों को सीपीआई-एमएल ने आमंत्रित किया था उस ओपन सेशन को संबोधित करने के लिए, और एक तरह से वो विपक्षी एकजुटता ही उसका मुद्दा था उस ओपन सेशन का। और उसमें नीतीश जी ने क्या कहा था, उसी बैठक में उस समारोह में नीतीश जी ने कहा था कि अगर सब लोग एकजुट हो जाएं तो बीजेपी को 100 के नीचे समेटा जा सकता है। जी जी जी। ये बात उन्होंने उस समय भी कही थी। तो मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार जिन पर इतना अविश्वास किया जा रहा है और खासकर माहौल बनाया जा रहा है, बेंगलुरु की बैठक से लौटने के बाद ये चारों तरफ मीडिया में ये चर्चा है। और मैं उसको हमेशा कहता हूँ कि यह जो चर्चा है, यह जो मीडिया है, वह ये बीजेपी की ओर झुकी हुई मीडिया है जो लगातार बीजेपी के प्रोपेगेंडा को वो आगे बढ़ाती। सीएम नीतीश ने इसका खुलासा भी उन्होंने खुद कहा, नीतीश ने इसका खुलासा भी किया है। उन्होंने मीडिया के बारे में कहा कि आप लोग भी स्वतंत्र हो जाइएगा, यानी आप लोग भी आज़ाद हो जाइएगा, आपकी गुलामी की बेड़ियां भी टूट जाएगी जब 2024 का चुनाव होगा। तो उन्होंने एक तरह से तंज भी किया, एक तरह से नसीहत भी दी। हेमंत जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से सीएम नीतीश ने विपक्षी एकता का सूत्रधार बन करके जो है 26 दलों को एक मंच पर ले आए, आगे की रणनीति अब मुंबई में तय की जाएगी। कहा जा रहा है कि अगर वो जो विपक्षी एकता का संगठन है इंडिया, अगर उसके संयोजक बनते हैं तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है बिहार, झारखंड, यूपी, महाराष्ट्र
बंगाल और कुछ हद तक दिल्ली के आसपास वाले इलाकों पर पड़ेगा। और कहीं ना कहीं बीजेपी को ये बात समझ में आ गई है। देखिए, ये आप जो कह रहे हैं वो सही है, उन इलाकों में उनका असर होना ही है। और मुझे ये लग रहा है कि नीतीश कुमार के पास एक ऐतिहासिक जिम्मेवारी आने वाली है। और जो ये बेंगलुरु की बैठक में जो कुछ नहीं हुआ है, वो आगे महाराष्ट्र की मुंबई की बैठक में वो होने वाला है। तो यहाँ उस बैठक में कन्वेनर भी चुने जाएंगे, चेयरपर्सन भी चुने जाएंगे। और मुझे ये लगता है कि मैं जो पूरी स्थिति देख रहा हूँ कि इस देश को वो अगला प्रधानमंत्री एक दलित मिलने जा रहा है, एक दलित प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। ये भी दिखाई दे रहा है। तो नीतीश कुमार के पास नीतीश कुमार एक तरह से ये सारथी की भूमिका में रहेंगे, मुझे ये दिखाई दे रहा है। देश को अगला प्रधानमंत्री एक दलित के तौर पर आपको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं इस बात की चर्चा अक्सर करते हैं कि सीएम नीतीश में वो तमाम गुण हैं, वो तमाम क्वालिटी है, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनकी बेदाग छवि है। और बिहार में जिस तरह बिहार की उन्होंने तस्वीर और तकदीर बदली है, उन्हें विकास पुरुष कहा जाता है। तो वो पीएम पद के सबसे अच्छे उम्मीदवार होंगे। देखिए, ये सब कुछ है उनमें, पीएम मटेरियल उनको कहा जाता है। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री अगर बने तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस देश में आज दो शख्स, वह नीतीश कुमार और राहुल गांधी, ये दोनों शख्स जो हैं ये कुर्सी से ऊपर उठ चुके हैं। मेरा जो मानना है, मुझे जो लग रहा है, ये मोदी के खिलाफ जो इन लोगों ने कमर कसी है, तो ये है कि ये लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हम कुर्सी के मोह से बंधे हुए नहीं हैं। तो ये नीतीश कुमार, मुझे लगता है कि ये कल भी उन्होंने कहा कि मेरी कोई व्यक्तिगत चॉइस नहीं है। और नीतीश कुमार, मुझे लगता है कि ये अंदर से ये बोल रहे हैं और इसको ये अपनी ऐतिहासिक भूमिका देख रहे हैं इस पूरे अभियान में, कि वो कह रहे हैं कि इस देश की पहचान मिटाई जा रही है, इस देश की एकता अखंडता को ख़त्म किया जा रहा है, इस देश की जो पहचान है वो सहिष्णुता है, मोहब्बत है, उसको ख़त्म करने की जो कोशिश हो रही है। इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। तो मुझे लग रहा है कि इस ऐतिहासिक जिम्मेवारी को निभाने के लिए वो इन चीज़ों से दो व्यक्ति, मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी और नीतीश कुमार इससे ऊपर उठे हुए लग रहे हैं। और ये लोग किसी भी तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि लक्ष्य इनका बहुत बड़ा है, प्रधानमंत्री की कुर्सी बहुत बड़ा है। और आपने ये जिक्र किया कि लोकतंत्र खतरे में है और मणिपुर जिस तरह से जल रहा है, और बताया जाता है कि वहाँ अब तक 150 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई है, महिलाओं को किस तरह सरेआम बेइज्जत किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। लेकिन और उसमें वहाँ के बीरेन सिंह जो मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान आप देखिए, वो कह रहे हैं कि ये इस तरह की घटनाएं यहाँ रोज हो रही है, आप ये घटना की चर्चा कर रहे हैं, एक घटना को लेकर इतना बवाल मचा रहे हैं। इसका मतलब वो क्या, वो ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ रोज महिलाएं नंगा करके घुमाई जा रही हैं सड़कों पर। आप प्रधानमंत्री ने आज तक मणिपुर क्या संज्ञान नहीं लिया, उसका नोटिस नहीं लिया मणिपुर। कभी उन्होंने खुल करके नहीं कहा कि हाँ ये अपनी शांति की अपील तक करना इन्होंने जरूरी नहीं समझा। आज ये बोल रहे थे, आज इनको बोलते हुए सुना गया। इतने दिनों के बाद इनको मणिपुर की याद आई। तो पूरा जो मसला है वो ये है कि जो विपक्ष की जो एकजुटता का जो अभियान शुरू हुआ, वह अभियान धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। मंजिल काफ़ी दूर है, रास्ते में काफ़ी अवरोध हैं, लेकिन उसके सूत्रधार जो हैं नीतीश कुमार, वो बहुत सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। वो लगातार इस बात को वो टारगेट कर रहे हैं कि इस देश में एक मीडिया है जो कैसे आज सत्ता की दलाली कर रहा है, कैसे उनकी गुलामी कर रहा है, उसको भी कह रहे हैं कि आप भी मुक्त हो जाइए, क्योंकि इस देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करनी है, इस देश की एकता अखंडता, इस देश की पहचान को बचाना है, तो आप भी मुक्त हो जाइए इससे। और नहीं तो आने वाले समय में तो आपको हम मुक्त करा ही देंगे, क्योंकि आने जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें आपकी मुक्ति का भी उसी में ये पैगाम छुपा हुआ है। तो कुल मिलाकर के नीतीश कुमार के जाल में मोदी जी और उनकी पार्टी
फंस चुकी है। यही वजह है कि इनको आज अपने सहयोगियों की याद आ रही है, इनको आज अपने तमाम सहयोगी बहुत प्यारे लग रहे हैं, उनको वो गले लगा रहे हैं, जिनकी ओर नज़र उठा करके भी नहीं देखना मुनासिब नहीं समझते थे, उनको गले लगा रहे हैं। जिनके खात्मे का ये ऐलान कर रहे थे, इनकी पार्टी ऐलान कर रही थी, उनको भी उठा करके गोद में अपने साथ बिठा रहे हैं। और तकरीबन 1 महीने के बाद मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी की चुप्पी टूटी है। वो भी एक मजबूरी में टूटी है, वो भी एक दबाव का हिस्सा है, अन्यथा नहीं। क्योंकि इतना ये मामला जो है, जो दो महिलाओं को नंगा घुमाना, कुकी महिलाओं को, ये वहाँ एक तरह से जब पूरी ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये मामला आया है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जब पूरा मामला आया है, बहुत थू होने लगा है, तब ये आज बोल रहे हैं। तो ये स्थिति है देश की, और सीएम नीतीश कुमार इसी चीज़ों को बार बार दोहराते हैं और कहते हैं कि देश को इसी से मुक्त कराना है। और जैसा कि हेमंत जी ने कहा कि कुर्सी के मोह से राहुल गांधी और सीएम नीतीश ऊपर उठ चुके हैं। जी जी, एक चीज़ और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि ये ठीक है, ये सब कुछ है, नीतीश जी की रणनीति है, वो अब तक सफल होती दिख रही है। लेकिन अभी एक जो बहुत बड़ी चुनौती जो है विपक्ष के सामने, वह चुनौती ये है कि ये आपकी लड़ाई लड़ने के लिए जनता को भी आना पड़ेगा। इस पूरे अभियान को एक जन आंदोलन का स्वरूप देना पड़ेगा, जनता आपकी लड़ाई लड़े, ये माहौल आपको पैदा करना पड़ेगा, तभी आपकी सफलता की गारंटी है। अभी आप जो कुछ भी जाल बुन रहे हैं, उस जाल में कोई अगर फंस रहा है तो उसको अंतिम दम तक उसको जाल में घेर करके उसको बंद कर देने के लिए, उसमें ताला लगा देने के लिए कि नौबत तब आएगी जब आप जनता को इस पूरे अभियान में समेटेंगे। जनता आपकी लड़ाई लड़ने के लिए जब क्योंकि अंतिम फैसला तो जनता के ही हाथों में है, उसी की वोटों में वो ताकत है जो अंतिम फैसला सुनाएगी, और अंतिम फैसला जनता ही सुनाएगी। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। धन्यवाद।